जिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की शासिका थी, को दिल्ली सल्तनत के शासनकाल से वर्ष 1240, 44, 38, 36, 36, 2, 38, 38, 2, 40, 40, 44 किस वर्ष हटाया गया था? इसका आंसर होगा 1240 में। रजिया सुल्तान के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जानकारियाँ। रजिया सुल्तान जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा, वह गुलाम वंश की थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक। उसने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। उसने पर्दा को त्याग दिया और पुरुष वेश में जनता के सामने आई। उसने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचाया। मंगोलों का आक्रमण रजिया सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर हुआ। 1240 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए दी जा रही है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय को दिल्ली सल्तनत शासनकाल कहा जाता है। प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 1712 ने किया था। प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में किया था। पहला तुर्की आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने 1998 ईस्वी 130 ईस्वी किया गया था। 1025 में सोमनाथ के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर हमला किया और लूटमार की। दिल्ली सल्तनत के राजवंश। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण के संबंध में सही नहीं है? मिश्रण। कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है, सही है, जिनमें कणों का आकार बड़ा होता है। विलयन के प्रमुख घटक को विलायक कहते हैं, ये भी सही है। विलयन के गौण अवयव को विलय कहते हैं, ये भी सही है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है, सही है। कोलाइड विलयन समांगी मिश्रण होता है, ये पहला गलत है। कोलाइड विषमांगी मिश्रण होते हैं जिनके कणों का आकार बड़ा होता है। एक मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का एक संयोजन है जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से संयोजित नहीं होते। मिश्रण को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, समांगी और विषमांगी। सजातीय मिश्रणों में से एक समान संरचना होती है, जबकि विजातीय मिश्रणों में एक समान संरचना नहीं होती है। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों जैसे निस्पंदन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी आदि द्वारा अलग किया जा सकता है। किसी तरल या गैस से ठोस को अलग करने के लिए निस्पंदन का उपयोग किया जाता है। आसवन का उपयोग विभिन्न क्वथनांक वाले दो या दो से अधिक तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। विलयन के बारे में और अतिरिक्त जानकारी, जैसे कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ को विलय तथा दूसरे पदार्थ को विलायक कहते हैं। विलय वह पदार्थ है जो विलायक में घुल जाता है, जबकि विलायक वह पदार्थ है जो विलय में घुल जाता है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को ठोस, द्रव या गैस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी विलयन की सांद्रता विलायक या विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा है। विलायक या विलय में दी गई उपस्थित विलय की मात्रा है। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? ईंट पर नाच, जे चैडविक ने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी। परमाणु का नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने तथा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु किसी भी रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई है।
परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश वहन करता है। प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन एक धनावेशित और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की और यूजीन गोल्डस्टीन ने नाभिक में धनावेशित कण की खोज की थी। यूजीन गोल्डस्टीन, नाभिक में धनावेशित। क्वेश्चन है, हवा के दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च दाब बादल भरे आसमान और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। उच्च दाब बादल भरे आसमान, नम मौसम नहीं। दाब उच्च होगा तो बादल बढ़ेंगे कौन, क्योंकि समुद्र से जल बाष्पीकृत होकर वायुमंडल में नहीं जा पाएगा। कम दाब साफ और धूप वाले आसमान से जुड़ा है। कम दाब होगा तो भाप बनेगी, जिससे जल की सतह से पृथ्वी की सतह से जल बाष्पीकृत होकर आसमान में जाएगा, जिससे बादल और आसमान बढ़ेंगे, धूप नहीं निकलेगी। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये कथन बिल्कुल सही है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, निम्न दाब से चलती है। समुद्र तल पर हवा का दाब सबसे कम होता है और ऊंचाई के साथ बढ़ता है। हवा का दाब समुद्र तल पर कम नहीं होता, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। हवा का दाब ऊंचाई के साथ घटता है और समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। तो कौन सा कथन सही है? कथन वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलती है, ये सही है। लो प्रेशर, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर बारिश होगी। क्वेश्चन है, धनुधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धनुधर पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य की राजधानी अहमदाबाद। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल। गुजरात राज्य के गवर्नर अभी पता नहीं है। गुजरात धनुधर पहाड़, गुजरात। धनुधर पहाड़ी भारत के गुजरात के भावनगर जिले में स्थित एक सुंदर पर्वत श्रृंखला है। गुजरात के भावनगर, ये पहाड़ियाँ गिरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो एशिया शेरों की आबादी के लिए जाना जाता है। धनुधर पहाड़ियाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों का घर है और आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य पर प्रस्तुत करती है। यह क्षेत्र अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की पहाड़ियों में और उसके आसपास के प्राचीन मंदिर और पवित्र स्थल है। इसके अतिरिक्त धनुधर हिल्स ट्रैकिंग साहसिक खेल के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य, जो कई चुनौतीपूर्ण ट्रेल्स और रॉक क्लाइंबिंग के अवसर प्रदान करती है। भारत में अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ, सैंडल पीक, अंडमान निकोबार द्वीप 732 मीटर ऊंचाई। माउंट हैरियट, अंडमान निकोबार द्वीप 383 मीटर ऊंचाई। विल्सन हिल्स, गुजरात 1167 मीटर ऊंचाई। पावागढ़ पहाड़ी, गुजरात 822 मीटर ऊंचाई। छोटा नागपुर का पठार, झारखंड 700 से 900 पठार। विल्सन पॉइंट, महाराष्ट्र 1450 मीटर। कलसुबाई चोटी, महाराष्ट्र 1646। माथेरान हिल, महाराष्ट्र 800 मीटर। वर्तमान में एसएससी के ट्रेंड को देखते हुए संगीत, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अतः क्वेश्चन है कि कर्नाटकी संगीत तक सीमित है। कर्नाटक संगीत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सीमित है। चलिए इसके बारे में प्रमुख पॉइंट याद करते हैं।
कर्नाटक संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूपों में से एक है। यह दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक ही सीमित है, जबकि देश के बाकी हिस्सों का शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी के नाम से है। कर्नाटकी संगीत में मुख्य जोर स्वरों पर है। संगीत पारंपरिक सप्तक रूप में बनाया गया है और संगीत कृति आधारित है और साहित्य या संगीत के टुकड़ों की गीतात्मक गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति। कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न 3 संगीतकारों को संदर्भित करते हैं: त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, जिन्हें कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। तीनों त्रिमूर्ति तंजावुर, तमिलनाडु में रहते थे और संगीत की रचना करते थे। तंजावुर कर्नाटक संगीत की राजधानी रहा है, न केवल इसलिए कि त्रिमूर्ति वहाँ रहते थे, बल्कि इसलिए भी कि इस स्थान ने लंबे समय तक कर्नाटक संगीत का पोषण किया है। तंजावुर के राजाओं, चोल नायक और मराठाओं ने लगातार कर्नाटक संगीत और कलाकारों का समर्थन किया। कर्नाटक के संगीत तंजावुर के राजाओं, चोल नायक और मराठों और इसकी वर्तमान महानता और संरक्षण में योगदान दिया। मुथुस्वामी दीक्षितार त्रिदेवों में सबसे छोटे थे। मुथुस्वामी दीक्षितार त्रिदेव: त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार और को गिल्ट एज बाजार के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीयक बाजार पूर्व में जारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए बाजार है। आरबीआई अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए गिल्ट एज मार्केट के एक प्रमुख भूमिका निभाता है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गम बाजार के रूप में भी जाना जाता है। गलत है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को गिल्ट एज बाजार के रूप में भी जाना जाता है। ये बात गलत है। चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को आमतौर पर गिल्ट एज बाजार के रूप में नहीं जाना जाता। गिल्ट एज मार्केट, जिसे गिल्ट मार्केट के रूप में भी जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम में सरकारी बॉन्ड के लिए बाजार को संदर्भित करता है। इन बॉन्डों को कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है क्योंकि वे यूके सरकार द्वारा समर्थित है और इसलिए उन्हें गिल्ट एज निवेश के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर प्रतिभूति बाजार उस बाजार को संदर्भित करता है जहां औद्योगिक प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। इन प्रतिभूतियों में औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी स्टॉक, शेयर और अन्य निवेश उत्पाद शामिल है। इस बाजार को आमतौर पर शेयर बाजार या इक्विटी बाजार के रूप में जाना जाता है, जबकि गिल्ट एज बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार दोनों ही वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे अलग अलग विदेशी उत्पादों और विशेषताओं के साथ अलग अलग बाजार हैं। द्वितीयक बाजार एक वित्तीय बाजार है जहां निवेशक प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं जो पहले से ही कंपनियों या अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किए जा चुके हैं। प्राथमिक बाजार के विपरीत, जहां पहली बार प्रतिभूति जारी की जाती है, द्वितीयक बाजार में निवेशकों के बीच मौजूद प्रतिभूतियों का व्यापार शामिल होता है। द्वितीयक बाजार में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और NASDAQ जैसे एक्सचेंज, साथ ही ओवर द काउंटर OTC बाजार शामिल है, जहां केंद्रीकृत एक्सचेंज के बिना खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधे प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। द्वितीयक बाजार में सुरक्षा की कीमत आर्थिक और मांग से निर्धारित होती है और बाजार की स्थिति में उतार चढ़ाव बाजार में कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियों की कीमत को प्रभावित कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने खुले बाजार परिसंचालन के माध्यम से गिल्ट एज बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। गिल्ट एज बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार और ये प्रतिभूतियां सरकार द्वारा धन जुटाने के लिए जारी की जाती हैं। बाजार में G-SEC की मांग और आपूर्ति के प्रबंधन के लिए आरबीआई जिम्मेदार है। OMO के माध्यम से G-SEC की मांग और आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक उपकरणों में से एक है। OMO आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है। जब आरबीआई बाजार में तरलता डालना चाहता है, यह बाजार से G-SEC खरीदता है, और जब बाजार से तरलता को अवशोषित करना चाहता है तो यह बाजार में G-SEC बेचता है।
ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्राथमिक बाजार, जिसे एक निर्गम बाजार के रूप में भी जाना जाता है, वह है जहां नई प्रतिभूतियां पहली बार निवेशकों को जारी और बेची जाती है। कंपनियां, सरकारें और अन्य संगठन निवेशकों को स्टॉक या बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियां बेचकर प्राथमिक बाजार में पूंजी जुटाते हैं। प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार से अलग है, जहां पहले से ही जारी की गई प्रतिभूतियों को निवेशकों के बीच खरीदा बेचा जाता है। कर्क रेखा 23°30' नॉर्थ भारत के राज्य से होकर गुजरती छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होकर गुजरती है। कर्क रेखा अक्षांश की एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के लगभग 23°05' उत्तर में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यह अक्षांश की 5 प्रमुख वृत्तों में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र को चिह्नित करती है। कर्क रेखा मैक्सिको, बहामास, मिस्र, सऊदी अरब, भारत और चीन सहित कई देशों से होकर या उनके निकट से गुजरती है। कर्क रेखा अक्षांश की एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के लगभग 23°05' उत्तर में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यह अक्षांश के 5 वृत्तों में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र को चिह्नित करता है। अक्षांश के 5 वृत्तों में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र को चिह्नित करता है। कर्क रेखा मैक्सिको, बहामास, मिस्र, सऊदी अरब, भारत और चीन सहित कई देशों से होकर या उनके निकट से होकर गुजरती है। यह पृथ्वी की जलवायु को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह कटिबंधीय की उत्तरी सीमा और उस बिंदु को चिह्नित करता है जहाँ सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति पर सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है। पंजाब भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर के भारतीय राज्यों, पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में हरियाणा, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में पंजाब के पाकिस्तानी प्रांत से घिरा है। पंजाब की शहर की राजधानी चंडीगढ़ है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और पड़ोसी राज्य हरियाणा की राजधानी के रूप में भी कार्य करता है। महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य है। यह भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी मुंबई है जिसे भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। राज्य में 3,77,013 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इसकी आबादी 130 मिलियन से अधिक है। महाराष्ट्र की सीमा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में गुजरात, उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना, दक्षिण में कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम में गोवा से लगती है। राज्य अपने समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति और विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार और तटीय क्षेत्र शामिल है। महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योगों का भी घर है, जिसमें मुंबई केंद्रित मनोरंजन उद्योग, वित्तीय उद्योग और विनिर्माण उद्योग हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु से घिरा है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल की अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें इसके ताड़ के किनारे वाले समुद्र तट, शांक बैंक वाटर, हरी भरी पहाड़ियाँ और वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। राज्य अपने व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन है जो मसालों और स्वादों से भरपूर है। केरल शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण पर एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाला एक उच्च साक्षर राज्य है। राज्य में विविध आबादी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो इसकी कला, संगीत और नृत्य रूपों में परिलक्षित होती है। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। आइए इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करते हैं। क्षोभमंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो सतह से लगभग 7 से 12 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक फैली है। क्षोभमंडल की ऊंचाई स्थान, मौसम और मौसम की स्थिति के आधार पर भिन्न है। हालांकि क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 11 किलोमीटर अर्थात 6.8 मील है। पृथ्वी के वायुमंडल को उनके तापमान और ऊंचाई के आधार पर 5 प्राथमिक परतों में विभाजित किया जा सकता है। क्षोभमंडल यह पृथ्वी के वायुमंडल की
किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तापमान और ऊंचाई के आधार पर। सबसे पहली परत है क्षोभमंडल। ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो सतह से भूमध्य रेखा पर 12 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक फैली हुई है। पृथ्वी का अधिकांश मौसम इसी परत में होता है और यहीं पर पृथ्वी की अधिकांश ग्रीन हाउस गैस केंद्रित होती है 12 किलोमीटर ऊंचाई तक। द्वितीय परत है समताप मंडल। यह परत क्षोभमंडल के ऊपर स्थित है जो औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत में ओजोन परत स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तीसरी परत है मध्य मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। आइए मध्य मंडल के बारे में जानकारी देते हैं। समताप मंडल के ऊपर मेसोस्फीयर ऊंचाई में लगभग 50 किलोमीटर से 85 यानी कि 35 किलोमीटर लेयर मोटी तक फैला हुआ है। यह परत अपने अत्यधिक निम्न तापमान के लिए जाना जाता है जो शीर्ष पर -100 डिग्री सेल्सियस जितना कम होता है। चतुर्थ परत के बारे में जो कि है तापमंडल। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 85 मध्यमंडल, 7 से 12 क्षोभमंडल, 12 से 50 समताप मंडल, 50 से 85 मध्यमंडल और 85 से 600 तापमंडल। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 85 किलोमीटर से लेकर अंतरिक्ष किनारे तक 600 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत की ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। सूर्य विकिरण के अवशोषण के कारण 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे भारी परत एक्सोस्फीयर लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और अंतरिक्ष में फैली हुई है। यह परत वह जगह है जहां पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे पतला होता है और अंतरिक्ष निर्वात में विलीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इतिहास का। तो इतिहास के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह 1918। कब किया गया था? 1918 में। प्रमुख बिंदु। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह किसानों के समर्थन में एक अहिंसक गतिरोध आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों, विशेष रूप से किसानों पर लगाए गए उच्च करों के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सत्याग्रह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व को स्थापित करने में मदद की। खेड़ा आंदोलन 1918 में चलाया गया। महात्मा गांधी के जीवन के बारे में और विस्तार से हम आपको समझाते हैं। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869। वह एक भारतीय वकील, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। वह भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बने। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता था। राष्ट्रपिता, जिसकी उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। गांधी को राजनीतिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने के लिए अनेक अहिंसक विरोध जिसे ही सत्याग्रह के सिद्धांत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है।
30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनका निधन हो गया और इस दिन को शहीद दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी आत्मकथा का शीर्षक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी मार्च, जिसमें नमक को तोड़कर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कठोर कानून नमक को के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए कठोर कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने एक पैदल यात्रा निकाली और गुजरात के साबरमती तट पर जाकर नमक बनाया और उसे कानून का विरोध किया, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, जो कि 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इन्हें पुनः उत्पन्न करता है। रिपीटर। ऑप्शन किए गए हैं हब, रूटर, रिपीटर, स्विच। इन सभी के बारे में पूर्णतः जानकारी दी जाएगी, लेकिन रिपीटर इसका सही आंसर है, जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः उत्पन्न करता है। प्रमुख बिंदु। रिपीटर एक उपकरण है जो एक संकेत प्राप्त करता है, इसे बढ़ाता है और फिर इसकी सीमा या पहुंच बढ़ाने के लिए इसे फिर से प्रसारित करता है। रिपीटर आमतौर पर दूरसंचार और प्रसारण में सिग्नल के कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से बाधाओं या कमजोर सिग्नल शक्ति वाले क्षेत्रों में। वायरलेस नेटवर्क की सीमा बढ़ाने या सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नेटवर्किंग में रिपीटर्स का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आग्नेयास्त्रों में एक पुनरावर्तक एक प्रकार की बंदूक का उल्लेख कर सकता है, जो प्रत्येक शॉट के वायरलेस नेटवर्क की सीमा बढ़ाने या सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नेटवर्किंग में रिपीटर्स का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आग्नेयास्त्रों में एक पुनरावर्तक एक प्रकार की बंदूक का उल्लेख कर सकता है, जो प्रत्येक शॉट के बाद पुनः लोड करने की आवश्यकता के बिना जल्दी से कई राउंड फायर कर सकता है। नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस। नेटवर्क या हार्डवेयर या डिवाइस हब क्या होता है? जिस चित्र में दिखाया गया है हब, आप कहते हैं कोचिंगों का हब, कॉलेजों का हब या फैक्ट्री का हब, टेक्नोलॉजी का हब। उसी प्रकार हब एक रूप में एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है। यह विभिन्न शाखाओं से आने वाले कई तारों को जोड़ता है। हब डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता, जो इसे केवल उपकरणों में भेज रहा है। इसमें कई ईथरनेट पॉइंट्स होते हैं जो दो या दो से अधिक उपकरणों को एक साथ जोड़ते हैं। यह कई उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। 3 प्रकार के हब हैं: सक्रिय हब, निष्क्रिय हब, इंटेलिजेंट हब। स्विच। एक स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज है। एक स्विच एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। डेटा अग्रेषित करने से पहले स्विच त्रुटि जांच कर सकता है। यह उन पैकेटों को अग्रेषित नहीं करता जिनमें त्रुटियां हैं और अच्छे पैकेटों को चुनिंदा रूप से अग्रेषित करता है। ब्रिज। एक ब्रिज OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। एक पुनरावर्तक जो सामग्री को फिल्टर करता है। ब्रिज का इस्तेमाल ज़्यादातर सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को पढ़कर फिल्टर के तौर पर किया जाता है। इसका उपयोग एक ही प्रोटोकॉल पर काम करने वाले 2 LAN को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जाता है।
बायोलॉजी का क्वेश्चन, जीव विज्ञान। निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है। थैलोपाइटा। पौधों में अच्छी तरह से विभेदित शरीर और परिवहन के लिए विशेष ऊतकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर और बीजों को सहन करने की क्षमता के आधार पर प्लांट किंगडम को विभिन्न डिवीजनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। थैलोफाइटा किस आधार पर? पौधों में अच्छी तरह से शरीर और परिवहन के विशेष ऊतकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। शरीर और परिवहन के लिए विशेष ऊतकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। थैलोफाइटा। पौधों का शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं होता। उन्हें आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। जड़ों, पत्तियों और तनों से अलग नहीं होता। ब्रायोफाइटा। यह छोटे स्थलीय पौधे हैं। वे तने, पत्ती जैसी संरचना और जड़ जैसी संरचनाओं के साथ शरीर में भिन्नता दिखाते हैं। टेरिडोफाइटा। चालन के लिए एक विशेष ऊतक होने के अलावा पौधों का शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित होता है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे हैं। और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म बीज वाले पौधे हैं। बीज ऊतकों के अंदर विकसित होते हैं जो पौधों के फल बनाने के लिए संशोधित होते हैं। सभी पौधे जिनमें एक अच्छी तरह से विभेदित शरीर संरचना की कमी होती है उपसमूह थैलोफाइटा से संबंधित है। थैलोफाइटस को आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है। उनमें से अधिकांश जलीय है। इसमें पौधों के जीवन का आदिम रूप शामिल है। इनमें संवहन ऊतक नहीं है जो जल तथा खनिजों के परिवहन में सहायक होते हैं। अतः ये प्राय निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं। थैलोफाइटा को आगे शैवाल और कवक में विभाजित किया गया है। चारा, लाइकेन, स्पाइरोगाइरा थैलोफाइटा के उदाहरण हैं। कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन, MS एक्सेल 365 में ओपन वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल 365 MS एक्सेल ओपन वर्कबुक को बंद करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+W। माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक में Ctrl+W शॉर्टकट की वर्तमान में खुले स्लाइड डेक को बंद कर देती है। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+W का उपयोग करने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल कुंजी दबा कर रखें और होल्ड करना जारी रखते हुए दोनों हाथों से W की दबाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अन्य वर्ड प्रोसेसर में Ctrl+W दबाने से खुला दस्तावेज बंद हो जाता है। Ctrl+N एक नया दस्तावेज बनाएं। Ctrl+O एक मौजूद दस्तावेज खोलें। Ctrl+L दस्तावेज सहेजें। Ctrl+W एक दस्तावेज बंद करें। Ctrl+Z किसी क्रिया को पूर्ववत करें। Ctrl+Y एक क्रिया को फिर से करें। Alt+Ctrl+S एक विंडो को विभाजित करें या विभाजित दृश्य को हटा दें। Ctrl+Alt+V प्रिंट लेआउट व्यू। Ctrl+Alt+O आउटलाइन व्यू। Ctrl+Alt+N ड्राफ्ट व्यू। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू व्यू। F1 हेल्प पैन खोलें। F12 इस रूप में सहेजे संवाद बॉक्स खोलें। उस कुंजी का उपयोग करके किसी भी कॉपी डेटा पेस्ट के लिए Ctrl+V शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Ctrl+X शॉर्टकट का प्रयोग किसी भी डाटा को काट कर कहीं और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+C शॉर्टकट का प्रयोग डाटा कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी संविधान का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना
केंद्र सरकार का कर्तव्य, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में कहा गया है, यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 2 को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में निम्नलिखित 3 आपातकाल स्थिति को परिकल्पना की गई है। सामान्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र का टूटना, जिसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है। 354 राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करता है, जबकि आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन में है। 356 भारत के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को संघ से वापस लेने का अधिकार है। किसी राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को संघ से वापस लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 357 केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है। 353 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 353 आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है। संसद को किसी भी राज्य पर आपातकालीन कानून लागू करने की शक्ति दी गई है जो उस राज्य से अलग है जिसे आपातकालीन उद्घोषणा लागू है। 358 अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों तक सीमित है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। एक बार भारत में आपातकाल घोषित हो जाने के बाद अनुच्छेद 358 स्वतः ही इन अधिकारों को निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 358 मौलिक अधिकारों को स्वतः ही निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 358 केवल बाहरी आपातकाल के मामले में काम करता है और आंतरिक गड़बड़ी के मामले में नहीं। अनुच्छेद 358 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। अनुच्छेद 358 पूरे भारत में लागू है। अनुच्छेद 358 भारत को कोई भी कानून बनाने या अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूरी तरह से निलंबित करता है। संविधान का दूसरा क्वेश्चन। संविधान का पहला क्वेश्चन, आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से राज्यों की रक्षा करता है 355 के तहत। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से प्रमुख 10 देशों के संविधान से भारतीय संविधान को लिया गया है, जिसमें कनाडा के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। कनाडा का संविधान सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था अपशिष्ट शक्तियों में केंद्र में निहित है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान अधिनियम 1935, संघीय प्रणाली, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल कार्यालय, प्रशासनिक वितरण। अमेरिका, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना, उपाध्यक्ष का पद। ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधित लेख ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आयरिश, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड के संविधान से ली गई है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदेश। फ्रांस,
फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया राज्य के सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। जापान, कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सभी जीके के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम 2022 ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 9 मार्च 2023 शिफ्ट फर्स्ट से लिया गया है। 9 मार्च 2023 का सभी क्वेश्चनों के आंसर आरबीसी रिवॉल्यूशन की पीडीएफ में देखते हैं। क्षुमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। क्षुमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दिए गए ऑप्शनों में से छत्तीसगढ़ राज्य है जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया। किस वर्ष को मूल्य वर्धित की गणना की जाती है? किसी फर्म के मूल्य वर्धित की गणना की जाती है? फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। वर्ली चित्रकला भारत के महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मॉडल गांव गुजरात का है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया। बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा के जाना जाता है। दिनोदर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात में। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। निम्न में से किस वनस्पति जगत के पौधों के शैवाल के नाम से जाना जाता है? थैलोफाइटा। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने। महात्मा गांधी के खेड़ा आंदोलन 1918। शॉर्टकट कुंजी MS एक्सेल वर्कबुक को बंद करने के लिए Ctrl+W। 2022 में लगा था 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। फुटबॉल फॉर ऑल उड़ीसा। US कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एक रीजनरेटर या रिपीटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि भारतीय आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करने केंद्र सरकार का कर्तव्य। अनुच्छेद 355। मिश्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोलाइडी एक कथन सही नहीं है, तो 3 कथन सही है। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। बिलियन के 2 अवयवों को विलय कहते हैं। बिलियन के सबसे बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। भारतीय संविधान में से कौन सा उपखंड कनाडा के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से जाना जाता है। गिल्ट एडेज्ड मार्केट श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार। वायु दाब के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है।